इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। जुमेरात 16 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। चीन बहुत खुश है कि मैं आबनाए हुर्मुज को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं, सदर ट्रंप का दावा। I had heard that China is giving weapons to, you're seeing it all over the place, to Iran. That China is Did he giving say he's weapons. giving them? Yeah, and I wrote him a letter asking him not to do that, and he wrote me a letter saying that essentially he's not doing that. व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर मुज़ाकरात दोबारा हुए तो इस बात का कवी इम्कान है कि इस्लामाबाद में ही होंगे। As they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts. ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि अमेरिका को जंग बंदी में लेबनान की शमूलियत तस्लीम करना होगी, जबकि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। Diplomatic engagement in supporting de-escalation, ceasefire efforts, and a broader pursuit of stability between the United States and Iran. Throughout sustained interaction with both Washington and Tehran, आलमी बिरादरी आबनाए हुर्मुज की बहाली चाहती है, चीनी वजीर खारजा का अराक्ची को पैगाम, जबकि नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान के साथ मुज़ाकरात के दौरान इसराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। In the negotiations with Lebanon, there are 2 central objectives. First, the dismantling of Hezbollah. Second, a sustainable peace achieved through strength. अमरीकी सेनेट में इसराइल को असले की फरोख्त रोकने की कोशिश नाकाम। Who remember President Trump talking about America first, talking about the needs to invest in this country, not in bombs and bulldozers to destroy people in the Middle East. तुर्की में 2 रोज के दौरान 2 स्कूलों में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, दर्जनों तुलबा जख्मी। This incident was an individual act committed by only one of our students. It is not an act of terrorism. सस्ते तेल और गैस का दौर खत्म, दुनिया की तारीख के सबसे बड़े तवानाई बहरान की शुरुआत। सस्ते तेल और गैस का दौर अब खत्म हो चुका है, ये कहना है माहिरीन का, और उनके मुताबिक ये दुनिया के बड़े तवानाई बहरान की सिर्फ शुरुआत है। तोड़ फोड़, पथराव और गाड़ियों को आग लगाने के वाकयात। जानिए उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में मजदूर एहतजाज क्यों कर रहे हैं। हमारी मांग है। सर, पब्लिक बहुत खतरनाक होगी इस समय। सैलरी रोक लेते हैं और उसमें जो अगर सरकार बढ़ाती है तो ये सब कम करके हम लोग के दे। ये भी जानिए कि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है और क्या आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। कल पावर डिवीजन की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि पीक आवर्स यानी कि शाम 5 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। इसके अलावा वसतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात भी आज के सैरबीन में शामिल है। बाबा आदम से आज तक जितनी भी ज़बानें हैं सब की सब आम आदमी के यहाँ पैदा और जवान हुई। कुछ का कद काट ज़्यादा निकल गया, कुछ ठिगनी रह गईं और बहुत सी ज़माने के हाथों मादूम हो गईं। और जानिए उस जहाज के बारे में जिसका एटम बॉम्ब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डूम्सडे यानी दुनिया का आखिरी दिन। ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, इस बारे में कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के पास एक खास किस्म का तैयारा है जिसका नाम ही है डूम्सडे प्लेन। और इसका ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि कुदरती आफात क्या, जौहरी हमला भी इस हवाई जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने ईरान को हथियार न भेजने पर इत्तेफाक कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग को खत लिखकर इस मामले पर दरखास्त की थी। उनका मजीद कहना था कि चीन इस बात पर बहुत खुश है कि मैं आबनाए हुर्मुज को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और पूरी दुनिया के लिए भी। उन्होंने मजीद कहा ये सूरत हाल कभी दोबारा पेश नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि चीन ने इत्तेफाक किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। Very well. Just wrote me a beautiful letter. He wrote you a letter? Yeah, he did. He responded to a letter that I wrote because I had heard that China is giving weapons to, I mean, you're seeing it all over the place, to Iran, that China is Did he giving say weapons. he's giving them? Yeah, and I wrote him a letter asking him not to do that. And he wrote me a letter saying that essentially he's not doing that. All right. And so you know what? I'm very happy. And it's going to come dropping down very big as soon as it's over. And I think it can be over very soon. So if they're smart, it will end soon. अपने बयान में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और चीन इस मामले पर दानिशमंदी और बेहतरीन तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका लड़ने की भरपूर सलाहियत भी रखता है। दूसरी जानब चीन ने मंगल के रोज ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा था कि इससे जंग बंदी मुतासिर हो सकती है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने उन खबरों को भी मुस्तरद कर दिया था जिनमें कहा गया था कि चीन ईरान को जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है और उन्हें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया था। याद रहे कि अमरीकी फौज के मुताबिक नाकाबंदी के निफाज के बाद इब्तदाई 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरा। हालांकि इससे कबल चीनी जहाज उन चंद बहरी जहाजों में शामिल थे जो इस रास्ते से गुजरने में कामयाब हो रहे थे। फॉक्स बिजनेस को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज खुल रही है और जहाज वापस आ रहे हैं। ताहम उन्होंने इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान की फौज ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज बोहराए अहमर और खलीज ओमान में जहाज रानी को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका की जानिब से नाफिज की गई बहरी नाकाबंदी पीर के रोज शुरू हुई थी और मंगल को अमेरिकी फौज ने बताया कि इब्तिदाई 24 घंटों में कोई भी जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजरने में कामयाब नहीं हुआ। ट्रंप ने ईरान के हवाले से मजीद कहा हमने अभी काम खत्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि जंग अपने इख्तिताम के करीब है और अमेरिका ईरान के साथ एक बेहतरीन मुआहदा कर सकता है। And you know what? I'm very happy, and it's going to come dropping down very big as soon as it's over, and I think it can be over very soon. So if they're smart, it will end soon. इसी दौरान बुध के रोज अमेरिकी सेनेट ने 2 ऐसी करारदादें मुस्तरद की हैं जिनका मकसद इसराइल को तकरीबन 45 करोड़ डॉलर मालियत के बमों और बुलडोजरों की फरोख्त रोकना था। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात के रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इसराइल की हमायत में उनका साथ दिया। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक 47 रुकनी डेमोक्रेटिक सेनेट कॉक्स के अरकान की बड़ी तादाद की जानिब से इन करारदादों की हिमायत से इस जमात के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी सामने आई है। ये बेचैनी गजा, लेबनान और ईरान में इसराइली हमलों के नतीजे में शहरियों पर पड़ने वाले असरात के हवाले से है। People are saying it's enough enough. And by the way, this is bipartisan. It's not just Democrats, not just independents. It is a significant number of Republicans who remember President Trump talking about America first, talking about the needs to invest in this country, not in bombs and bulldozers to destroy people in the Middle East. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान से मुतल्लक जंग बंदी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका ने इसमें बाज़ाबिता तोसी की दरखास्त की है। ताहम उन्होंने कहा कि हम इन मुज़ाकरात में बदस्तूर भरपूर तौर पर मसरूफ हैं और उन्होंने बातचीत को तामीरी और जारी करार दिया। प्रेस सेक्रेटरी लीविट ने यह भी बताया कि अगर मुज़ाकरात हुए तो इस बात का कवी इम्कान है कि वो उसी मुकाम पर होंगे, यानी इस्लामाबाद में मुनक्कद होंगे जहां पहले हुए थे। Would those talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation, while there have been many countries around the world who want to offer their
their help. The president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. मीडिया ब्रीफिंग के दौरान लीमेट के हमरा वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट भी मौजूद थे। फ्रीकैन की आमने सामने मुलाकातों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर उन्होंने कहा कि इन उमूर पर बात हो रही है, लेकिन जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान ना हो कुछ भी हतमी नहीं होगा। लीविट ने मजीद कहा कि हमें मुआहदे के इम्कानात के हवाले से अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के मुतालबात पूरे करना ईरान के बेहतरीन मफाद में है, जिन्हें उनके बकौल वो बिल्कुल वाज़े कर चुके हैं। इसी मौके पर उन्होंने एक मर्तबा फिर से ईरान अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशों को भी सराहा। दूसरी जानिब ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका को लेबनान समेत जंग बंदी के मुआहदे की पाबंदी करना होगी। उन्होंने एक्स पर जारी बयान में कहा कि लेबनान में जामे जंग बंदी की तकमील हिजबुल्लाह की साबित कदम जिद्दोजहद पर मुनहसर है, जो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम है। कालिबाफ ने कहा कि ईरान और महवरे मज़ाहमत, जो कि ईरान की हिमायत याफ्ता इलाकाई तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह है, जिनमें हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हुसी और इराकी शिया मलिशियाएं शामिल हैं, एक ही रूह की मानिंद है, चाहे जंग हो या जंग बंदी। उन्होंने आखिर में कहा कि अमेरिका को इसराइल फर्स्ट की गलती से पीछे हट जाना चाहिए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का कहना है कि ताहाल ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तारीख का तयन नहीं किया गया, ताहम इस हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़िश्ता रात ईरान पहुंचे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 ममालिक के दौरे पर रवाना हुए हैं। ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ने सालसी के किरदार में मुतालिका फ्रीकैन के साथ राब्ते जारी रखे हुए हैं। उनका कहना था कि इन कोशिशों के तहत वज़ीर आज़म इस वक्त अहम इलाकाई मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़िश्ता रोज तेहरान पहुंचे हैं। For principled, dialogue-oriented diplomacy, for addressing complex geopolitical challenges and managing complicated disputes and conflicts. In this context, under the leadership of Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and with active engagement of Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar and Chief of Defence Staff and Chief of the Defence Forces and Chief of Army Staff Field Marshal Sayyid Asim Munir, Pakistan has maintained open channels of communication with the concerned parties as part of our facilitative and mediatory role. हमारे साथ मौजूद हैं किंग्स कॉलेज लंदन से डॉक्टर आयशा सदीका। हम उनसे ये जानते हैं कि पाकिस्तान की अमन के लिए इस दूसरी कोशिश के कामयाब होने के कितने इम्कान मौजूद हैं। बात यह है कि दोनों मुश्किल आसामियां हैं, ना अमेरिका कोई आसान प्लेयर है और ना ही ईरान आसान प्लेयर है, और इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो एंजॉय कर रहा है कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स का। तो इसलिए आसिम मुनीर जा रहे हैं और जाहिर है पूरे गल्फ को साथ लेके चलना है। कतर गए हैं क्योंकि एक कंसर्न जो है कि ये रजीम रहती है तो उसका इम्पैक्ट मिडल ईस्ट पे क्या पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं जो कि अंडर डिस्कशन है। फिर ये है कि हालांकि पाकिस्तान से बहुत खबरें उड़ी, एक के जी नहीं एक्चुअली हुरमुज़ पे हुआ है, फिर कुछ हामिद मीर साहब ने कहा जी नहीं मुझे पता है कि लेबनान पे हुआ है उसकी वजह से। लेकिन जो जेडी वैंस कह के गए कि न्यूक्लियर इशू ट्रिकी इशू है, देखिए, क्योंकि ईरान हमेशा से कह रहा है कि जी हम अंडर IAEA सेफगार्ड्स हम जो एनरिच यूरेनियम है वेपन्स ग्रेड वो हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट हम अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जिसे कहते हैं ना स्टोरेज हम वो लेते रहेंगे। दूसरा ये है कि वो अमेरिका को हैंड ओवर नहीं कर सकता रहा। फिर एक खबर ये भी आई है कि रशिया ने ऑफर किया है कि जी हम 5 साल के लिए इनका जो है वो लेके रख लेंगे, वो ऑफर्स भी हैं। सो अमेरिका ऑन दी अदर हैंड चाह रहा है कि जी बिल्कुल ये एनरिचमेंट बंद कर दें। ट्रिकी मामले हैं जिन पे गुफ्तगू जो है वो साइड पे मेरे ख्याल में हो रही है, और बेहतर तो ये है कि जो एक था ना अभी के जी जुमेरात को टॉक्स होंगी, जुमे को होंगी, ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे या जहां भी जाएंगे
जनीवा का भी था, कायरो का भी था एक ऑप्शन, अंकारा का भी था, लेकिन इस्लामाबाद की इसलिए ऑप्शन आ रही है कि अराची ने बगैर अराची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनने जाते हुए कहा कि भी उनकी प्रेफरेंस पाकिस्तान के लिए है, और एक रेपो जो है वो बिल्ड हो गया है, इसलिए एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो मेरा ख्याल है जो बेहतर एक ऑप्शन है वो ये है कि अगर ये रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी एग्रीमेंट की तरफ, तो एक तो सबसे बड़ी जो बात उसमें है कि मीडिएशन कौन गारंटीज देगा, गारंटीज क्या होंगी, क्या उसका फॉर्मूला होगा गारंटीज का, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। दूसरा ये है कि मैं समझती हूँ कि एक्सपर्ट्स की उससे पहले टीम्स आनी चाहिए इस्लामाबाद, ताकि जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स हैं वो एक तरफ एक्सपर्ट्स अपना करके कोई चीज़, ताकि एक फैसला कौन, ताकि दोनों साइडें जो हैं वो जिस फैसले पे पहुंचना है वो पहुंच सकें। बट मीनवाइल मेरे ख्याल में ये जो पैगाम रसानी है वो ये है कि दोनों को, ईरान को भी ऑप्शंस याद करवाई जा रही हैं, और आई थिंक कि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात अब नहीं है, गल्फ़ की सिक्योरिटी, कि किस तरह गल्फ़ स्पेशली सऊदी अरेबिया जो है उसको कैसे सिक्योर फील करवाया जाए, और दोनों के दरमियान जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है गल्फ़ में और अरेबियन पेनिनसुला में ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ना हो, एक कॉन्फिडेंस दिया जा सके, समथिंग जो कि ना सिर्फ के अमेरिका बाइज इनटू इट बल्कि गल्फ़ जो है वो भी बाइज इनटू इट। मज़े की बात ये है कि अभी आप ये भी याद रहे कि यूएई जो है वो घूमता फिर रहा है उसमें कि उसको मिलिट्री ऑप्शन वो प्रेफर कर रहा है और वो चाह रहा है कि मजीद दबाया जाए। डॉक्टर आयशा, वक्त देने का शुक्रिया। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने अपने ईरानी हम मनसब को बताया है कि आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलना बैनुल अक़वामी बिरादरी का मुत्तफिका मुतालबा है। चीनी सरकारी बयान के मुताबिक बुध की शब फोन पर गुफ्तगू के दौरान वांग यी ने ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से कहा कि आबनाए हुर्मुज के साहिली मुल्क की हैसियत से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और जायज़ हकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। ताहम उनका कहना था कि आबनाई के जरिए जहाज रानी की आज़ादी और आमदो रफ्त का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी होना चाहिए। वांग यी ने कहा कि आलमी बिरादरी चाहती है कि आबनाई में मामूल की आमदो रफ्त को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक मरहले पर पहुंच चुकी है। उनके बकौल अमन का मौका पैदा हुआ है। बयान में कहा गया कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने वांग यी को बताया कि ईरान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए एक माकूल और हकीकत पसंदाना हल तलाश करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने को तैयार है। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान के साथ अमन मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली फौज हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखे हुए है और वो जनूबी लेबनान में वाक़े बिनते जबील पर काबू पाने के करीब है, जिसे उन्होंने इस तंजीम का मजबूत गढ़ करार दिया है। वीडियो बयान में नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने फौज को हिदायत की है कि जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन को मजीद मजबूत बनाया जाए, जबकि इसी दौरान बैरूत के साथ अमन मुआहदे पर मुज़ाकरात भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात गुज़िश्ता 40 साल में नहीं हुए, ये अब इसलिए मुमकिन हो रहे हैं क्योंकि हम मजबूत हैं और मुमालिक खुद हमारे पास आ रहे हैं, सिर्फ लेबनान ही नहीं। In the negotiations with Lebanon, there are two central objectives. First, the dismantling of Hezbollah. Second, a sustainable peace. Peace achieved through strength. नेतन्याहू के मुताबिक लेबनान के साथ बातचीत में इसराइल के दो बुनियादी मकासद हैं। पहला हिजबुल्लाह का खात्मा और दूसरा देर पा अमन, जो उनके बकौल ताकत के जरिए हासिल किया जाएगा। उनका कहना था कि हम अमली तौर पर हिजबुल्लाह के बड़े मजबूत गढ़ के खात्मे के करीब हैं। ईरान के हवाले से नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका इसराइल को बाखबर रखता है और दोनों ममालिक के अहदाफ हम आहंग हैं। उनके मुताबिक इन अहदाफ में ईरान से अफजूदा जोहरी मवाद की मुंतकली, ईरान में अफजूदगी की सलाहियतों का खात्मा और आबनाई की बहाली शामिल है। उन्होंने कहा कि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि ये मामला किस अंजाम तक पहुंचेगा या आगे किस तरह बढ़ेगा। उनका कहना था कि अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो हम हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं।
दूसरी जानब लेबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने आज सुबह इसराइल की जानब रॉकेट दागे हैं। टेलीग्राम पर जारी बयान में तंजीम ने कहा है कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:43 पर इसराइल के शुमाली इलाकों को निशाना बनाया गया है। ये इलाके लेबनान की सरहद के करीब वाक़ हैं। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक हमारे मुल्क और हमारे अवाम के खिलाफ इसराइली अमरीकी जारहियत बंद नहीं हो जाती। इसराइल की जानिब से इस बयान पर ताहाल कोई तबसरा सामने नहीं आया है। उधर इसराइली फौज के अरबी जबान के तर्जुमान ने जनूबी लेबनान में फिजाई हमले जारी रखने के दौरान वहाँ के रिहायशियों के लिए एक हंगामी इंतबाह जारी किया है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह इसराइली फौज को उस इलाके में कार्रवाई पर मजबूर कर रही है और ये कि आईडीएफ का शहरियों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने आज सुबह जारी अपने एक पैगाम में लिखा कि हम एक बार फिर दोहराते हैं और आपसे कहते हैं कि फौरी तौर पर अपने घरों को खाली करें और फौरन ज़ोहरानी दरिया के शुमाल की जानिब चले जाएं। उनका कहना था कि जो कोई भी हिजबुल्लाह के अनासर, उनकी तनसीबात या उनके जंगी वसाइल के करीब मौजूद होगा अपनी जान को खतरे में डालेगा। दूसरी जानिब बैरूत में मौजूद साफी हियो बाचिका का कहना है कि लबनान में बहुत से लोग हिजबुल्लाह को गैर मुसल्ला देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इन जंगों से थक चुके हैं। हिजबुल्लाह लबनान को इसराइल के साथ इन जंगों में घसीट रहा है और ये कि हिजबुल्लाह ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। दूसरी तरफ तकरीबन 1/3 आबादी शिया है। उनमें से बहुत से हिजबुल्लाह के हामी हैं और वो कहते हैं कि हमें हथियारों की ज़रूरत है क्योंकि मुल्क पर हमला किया जा रहा है। तुर्की के वजीर दाखिला का कहना है कि जनूबी तुर्की में एक स्कूल पर फायरिंग के वाक़े में कम अज़ कम 8 तुलबा और एक टीचर हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या तुर्की के शहर कोरामान मरश में वाक़े एक सेकेंडरी स्कूल में पेश आया है। वजीर दाखिला के मुताबिक 13 अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हुकाम का कहना है कि फायरिंग के दौरान 14 साला हमला आवर भी हलाक हुआ है। Express once again how deeply saddened we are by the occurrence of such an incident yesterday in San Lurfa and today in Kahramanmaraş. ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब एक दिन कबल ही जनूबी तुर्की में एक और हाई स्कूल में साबिक तालिब इल्म की फायरिंग से 16 अफराद जख्मी हो गए थे। बाद अज़ां इस हमला आवर ने खुदकुशी कर ली थी। बुध के रोज होने वाले इस ताज़ा हमले की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमला आवर, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो भी तालिब इल्म था, वो क्लास रूम्स में दाखिल हुआ। उसके पास 5 बंदूकें और 7 मैगजीन मौजूद थे। मुकामी गवर्नर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये असला तालिब इल्म के वालिद का था जो साबिक पुलिस एहलकार हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक हमला आवर के वालिद को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। This incident was an individual act committed by only one of our students. It is not an act of terrorism. सामीन, क्या कोई आर्जी जंग बंदी या अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग का खात्मा हमें जंग से पहले दौर में वापस ले जा सकेगा, जब गैस और सस्ता तेल पानी की तरह मैसर थे, कारोबार फल फूल रहे थे और घरेलू आमदन चाहे जैसी भी थी बढ़ रही थी। ईरान में जंग के बाइस तेल की कीमतें बढ़ गईं। हालांकि टैंकर्स वही मिकदार उतार रहे थे जो वो जंग से पहले बरामद कर रहे थे। अब जब हकीकी तौर पर तेल कम हो गया है तो कीमतें जंग से पहले की सतह पर वापस आएंगी या नहीं, इस बारे में जानिए रुबाब बतूल की इस रिपोर्ट में। सस्ते तेल और गैस का दौर अब ख़त्म हो चुका है, ये कहना है माहिरीन का, और उनके मुताबिक ये दुनिया के बड़े तवानाई बहरान की सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका और ईरान के तनाज़े के बाद सूरत हाल ऐसी है कि ना जंग बंदी और ना ही जंग का मुकम्मल खात्मा हमें पहले वाले दौर में ले जा सकता है जब तेल और गैस सस्ते रेट्स और आसानी से मिलते थे। यानी बहाली का सफ़र लंबा और महंगा होगा। ये तेल की किल्लत का महज आगाज़ है। सबसे पहले तेल की बात करें तो सप्लाई पर ऑलरेडी दबाव है। खलीज फारिस से आने वाले टैंकर्स को नॉर्मली भी 1 से 1.5 माह लगता है और अब आबना हुर्मुज़ की बंदिश ने सूरत हाल को मजीद ख़राब कर दिया है। आलमी तवानाई एजेंसी IEA के सरबराह फातेह बिरोल के मुताबिक इससे महंगाई बढ़ने, मईशत के सुस्त होने और मुमकिना राशन बंदी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अमरीकी महकमा तवानाई के शुमारियाती इदारे EIA के अंदाजे के मुताबिक भी ये मसला जल्द ख़त्म होने वाला नहीं। इसके असरात 2026 के आखिर तक जा सकते हैं।
तेल के बहरान से कहीं ज्यादा संगीन गैस का मसला है। गैस का बहरान तेल से भी ज्यादा संगीन है। दुनिया पहले LNG पर मुंतकिल हो रही थी, लेकिन इस जंग ने इस निज़ाम को भी मुतासिर किया है। कतर, जो आलमी सप्लाई का बड़ा हिस्सा देता है, इस तनाज़े से डायरेक्टली मुतासिर हुआ है और इसका फौरी मुतबादिल मौजूद नहीं, इसलिए गैस की कीमतें भी लंबे अरसे तक ज्यादा रहेंगी। तनसीबात की तबाही, सिर्फ फ्यूल सप्लाई इफेक्ट नहीं हुई बल्कि नुकसान भी हुआ है। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कई तेल और गैस के प्लांट्स जंग के दौरान निशाना बनने की वजह से मुतासिर हुए हैं। इनकी मुरम्मत में महीने नहीं बल्कि साल लग सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन जल्द बहाल नहीं हो सकेगी। माली दबाव और अखराजात, माली मसाइल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत से ममालिक अब पैसा नई पैदावार के बजाय बहाली और दिफा पर लगा रहे हैं। इससे हुकूमतों के लिए सब्सिडी देना या महंगाई कम करना मुश्किल हो रहा है और बोझ अवाम पर पड़ रहा है। महदूद कुदरती ज़खायर, कुछ ममालिक ने अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल निकालकर वक्ती रिलीफ दिया है, लेकिन ये हल आर्जी है। चंद महीनों में ये ज़खायर खत्म हो सकते हैं और बाद में इन्हें दोबारा भरने से कीमतें मजीद बढ़ेंगी। जंग दोबारा छिड़ने का खदशा। आखिर में सबसे बड़ा मसला ये है कि खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी है और अगर सीज फायर खत्म हो जाता है तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। अमरीकी महकमा तवानाई ने खबरदार किया है कि तेल और गैस की कीमतों में अब एक रिस्क प्रीमियम शामिल रहेगा, यानी खतरे की वजह से इजाफी कीमत। माहिरीन के मुताबिक दुनिया एक तवील तवानाई बहरान की तरफ जा रही है, जिसके असरात सिर्फ तवानाई नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत पर पड़ेंगे। इंडिया के दारुल-हुकूमत दिल्ली के मुज़ाफ़ाती शहर नोएडा में कम उजरतों के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों हज़ारों मजदूर सड़कों पर निकल आए थे, जहां पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई। बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा न होने पर यह एहतजाज कई दिनों से जारी था। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अब कम अज कम उजरत में 21% अबूरी इजाफा कर दिया है, तहम मजदूरों ने ताहाल एहतजाज खत्म नहीं किया। तफसील जुगल प्रोहत की इस रिपोर्ट में। पब्लिक बहुत खतरनाक होगी इस समय। सैलरी रोक लेते हैं और उसमें जो अगर सरकार बढ़ाती है तो ये सब कम करके हम लोग के देते हैं। दिल्ली के मुज़ाफ़ाती शहर नोएडा के सन्नती इदारों में काम करने वाले हजारों मजदूर अपनी कम उजरतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पीर को उनके मुजाहिरों में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। वो इस बात से नाराज है कि बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है। इस महंगाई की वजह से खर्चा नहीं चल पाएगा। 10-11 हज़ार में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सिलेंडर की महंगाई देखो, सब्जी की महंगाई देखो, जितना भी महंगाई हो रही है उसमें आदमी खाना तो नहीं पाएगा। इसलिए लोग बात कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ाओ। कंपनी में भाग पड़ा के हम लोग सुबह सुबह बच्चे छोड़ के आते हैं छोटा छोटा ड्यूटी करने के लिए, और उसमें अगर टारगेट ना दो तो धमकी दे के भगाते हैं। सरकार ने बोल दिया कि 1 अप्रैल से डबल ओवर टाइम होगा, आपकी सैलरी इतनी बढ़ाई जाएगी और दिहाड़ी आपको इतनी दिया जाएगा। कहने का मतलब हमारा जाके 20,000 लगभग पहुँच रहा है, पर वो हमें मिल ही नहीं रहा। अब कंपनी वालों से मांग हमारे बोलते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि जब सरकार लागू करेगी तब हम वो करेंगे। आप बताइए। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन में से कुछ लोगों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इन मुजाहिरों में हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों तरह के मजदूर शामिल थे। ये पूरा इलाका फिलहाल एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट के अंदर है। यहाँ पर गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए हमें अपनी गाड़ी कई किलोमीटर दूर छोड़कर लोगों से मदद लेकर बाइक पर बैठकर यहाँ तक पहुंचना पड़ा। सड़क पर आपको निशान मिल जाएंगे, पत्थर, टूटे हुए शीशे, जो साफ बताता है वो झड़प कितनी इंटेंस थी यहाँ पर। फिलहाल गैर हुनरमंद और हुनरमंद मजदूरों को माहाना कम से कम 11,000 से 13,000 रुपए तक उजरत मिलती है। अब मजदूरों का मुतालबा है कि हुनरमंद कारकुनों को कम से कम 18,000 से 20,000 रुपए और हेल्पर्स को 15,000 से 17,000 रुपए माहाना उजरत दी जाए। हमारे यहाँ सैलरी 11,000 रुपए जो है हेल्पर की है। 11,000 में आज के डेट में आप क्या कर सकते हैं? 200 रुपए बढ़ाते हैं, 500 रुपए रूम रेंट बढ़ जाता है हर साल। बताओ हम लोगों को क्या? 400 रुपए किलो है, गैस 400 रुपए किलो हो रही है। सैलरी बढ़ाने के लिए मांग हो रही है, इसलिए हम लोग ऐसे हंगामा कर रहे हैं। एहतिजाज के बाद हुकूमत उत्तर प्रदेश ने 7 घंटों की मीटिंग के बाद उजरतों में अबूरी तौर पर 21% इजाफा कर दिया है। कई रोज से जारी इन एहतिजाज की वजह से नोएडा में बहुत सी कंपनियों ने अपने दफ्तर बंद रखे हैं। कई मकामात पर मुजाहिरीन ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया था। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के सिलसिले में अब तक तकरीबन 350 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। नोएडा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कारोबारी मरकज में से एक है और यहाँ दर्जनों मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के कॉरपोरेट दफातर मौजूद हैं। मजदूरों का कहना है कि इंडिया में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उनको अपने अखराजात पूरे करने में शदीद मुश्किलात आती हैं। ये मसला सिर्फ कम उजरत पाने वाले मजदूरों तक महदूद नहीं। माहिरीन कहते हैं कि बहुत से लोगों को मजबूरन ऐसी नौकरियां करनी पड़ती हैं जो उनकी अहलियत के मुताबिक नहीं होती।
इस बारे में बात करते हुए इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने बीबीसी को बताया, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसके आधार पे तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, वो तो ब्लैक मार्केट प्राइस को तो रिप्रेजेंट नहीं करता, पर गरीब आदमी को तो वो दाम देना पड़ता है। तो इसीलिए सरकार कहती है कि हमारा इन्फ्लेशन तो 3.5-4% है, पर गरीब आदमी को तो लगता है कि उसके तो जो मतलब जो बजट है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसका खर्चा चाहे वो खाने पीने की चीज में हो, गैस में हो, वो 30-40% बढ़ गया। तो इसलिए जो मतलब जो दिया जाता है जो वेज इंक्रीज, वो पूरा जो कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता जो एक्चुअल में जो प्राइस मार्केट में गरीब आदमी को देना पड़ता है। अब अगर हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से चलें, $3.15 के हिसाब से, अगर ये भी मान लें कि चलिए 2 भी लोग काम करते हैं परिवार के, तो भी 20,000 ही पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि ज्यादातर हमारे जो वर्कर्स हैं वो एक तरह से गरीबी की रेखा के नीचे ही हैं। मजदूरों के एहतजाज को देखकर घरेलू मुलाजिमों ने भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि सफाई और बर्तन के काम के बदले इन्हें एक घर से 2 से 3 हजार रुपए मिलते हैं, जो नाकाफी है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हुकूमत के फैसले से खुश नहीं हैं और इनका कहना है कि एहतजाज जारी रहेगा। काम नहीं होगा, फिलहाल काम नहीं होगा। पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में अमूमी तौर पर मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता और बिजली की तलब भी कम ही रहती है। तब इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की फराहमी की सूरत हाल ख़राब होती दिखाई दे रही है, जिससे शहरी और देही इलाकों में रहने वाले सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी सार्फिन इस मौके पर सन 2011 को याद कर रहे हैं, जब मुल्क को बदतरीन बिजली बहरान का सामना था और रोजाना 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी। अगरचे फिलहाल सूरत हाल इतनी बुरी नहीं, मगर चूंकि गुज़िश्ता कुछ बरसों में बिजली की लोड शेडिंग लगभग ख़त्म हो गई थी, इसलिए सार्फिन पर अब ये सूरत हाल गिरा गुजर रही है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक फिलवक्त पाकिस्तान में बिजली की तलब 18,000 मेगावाट है, जबकि इसके मुकाबले में 13,500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। चुनाचे बिजली की तलब और रसद में 4500 मेगावाट का फर्क है। मज़ीद तफसील देखिए तुरा बसकर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के कई इलाकों में तवील घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कई तो एलानिया है और कई गैर एलानिया है। आवाम की तरफ से एक रद्द अमल भी सामने आ रहा है। बुनियादी सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है। क्या पाकिस्तान उस दौर में वापस तो नहीं चला गया जब कई कई घंटे बिजली गायब रहती थी? कल पावर डिवीजन की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि पीक आवर्स यानी कि शाम 5 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। उस बयान में मजीद ये भी कहा गया कि 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट के जरिए तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट इजाफे को रोका जा सकता है। ताहम फर्नेस ऑयल के महदूद इस्तेमाल के बावजूद तकरीबन 1.5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान बरकरार है। उन्होंने ये खदशा जाहिर तो कर दिया कि बिजली की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन साथ साथ लोड शेडिंग का ऐलान भी कर दिया। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में सोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुई है। आप में से भी कई लोगों ने सोलर लगाया होगा, यानी कि दिन में ऑफ ग्रिड हो जाते हैं, सोलर पे बिजली इस्तेमाल करते हैं और रात के औकात में ग्रिड पे शिफ्ट हो जाते हैं। और ये एक बहुत बुनियादी वजह है जिसकी वजह से लोड इजाफा हुआ है बिजली के इस्तेमाल में और लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में कई तरीक़ों से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, गैस है, तेल है, फर्नेस ऑयल है, उसके साथ साथ बायोगैस है, सोलर है। ये कई तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए बिजली प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन तकरीबन 46% मुकामी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बिजली प्रोड्यूस करता है और 54% जो हैं वो इंपोर्ट करके वसाइल पाकिस्तान बिजली प्रोड्यूस करता है, जिसमें कोयला, LNG और तेल शामिल हैं। वैसे तो कागज़ों के मुताबिक पाकिस्तान 46,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, जबकि नेपरा की जानिब से जारी लाइसेंसिंग के मुताबिक 65,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है पाकिस्तान। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत से बढ़ के बिजली प्रोड्यूस की और हुआ ये कि बिजली के ख़रीदार कम थे क्योंकि ज़्यादातर लोग सोलर पे शिफ्ट हो गए हैं और बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। नतीजतन बहुत से पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। माहिरीन के मुताबिक कोल पावर प्लांट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत महदूद तादाद में चलाए जा रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे फ़ी यूनिट बिजली खासी महंगी है, जो कि आपके बिलों पर असर डालती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान LNG के थ्रू भी बिजली प्रोड्यूस करता है, जो कि कतर से ख़रीदी जाती थी। अमेरिका और ईरान की जंग के बाद वो सोर्स भी कम हुआ। उसके बाद जो बयान जारी किया गया पावर डिवीज़न की जानिब से, उसमें यह भी कहा गया कि हाइड्रो पावर
جو ہے وہاں پہ بجلی کی کمی تھوڑی سی محسوس ہوئی ہے. ویسے تو ڈیمز میں جو کیپیسٹی ہے وہ اس ٹائم معمول کے مطابق چل رہی ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ بجلی کی کمی آئی. سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تقریباً 12 سے 13 ہزار میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر رہا ہے, جبکہ یہ وہ تعداد ہے جو سردیوں میں یوٹیلائز ہوتی ہے. ٹیمپریچر رائز ہوا لیکن بجلی کی پروڈکشن رائز نہیں ہوئی کیونکہ خریدار پہلے ہی کم تھے. سو اس وجہ سے شارٹ فال کو اس ٹائم مینیج کیا جا رہا ہے. زیادہ تر ماہرین یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ پاور ڈویژن کا سب سے بڑا مسئلہ سسٹم کی خراب مینجمنٹ بھی ہے. یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستان کے چند دریا جو کہ بجلی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں ہائیڈرو پاور پلانٹ کے تھرو, وہ انڈیا کنٹرول کرتا ہے. لیکن فی الوقت ماہرین کے مطابق ڈیم میں پانی کی سطح معمول کے مطابق ہے. ماہرین اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آن ایوریج 6 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آنے والے دنوں میں اگر ٹیمپریچرز بڑھتے ہیں, گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے, تو بجلی کا استعمال جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو لوڈ شیڈنگ کئی اور گھنٹے بھی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے. اور اب پیش ہے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات. بابا آدم سے آج تک جتنی بھی زبانیں ہیں سب کی سب عام آدمی کے یہاں پیدا اور جوان ہوئیں. کچھ کا قد کاٹ زیادہ نکل گیا, کچھ ٹھگنی رہ گئیں اور بہت سی زمانے کے ہاتھوں معدوم ہو گئیں. خود ساختہ محلاتی سرپرستوں نے بس اتنا کیا کہ پلی پلائی زبانوں میں سے کچھ کو اپنی ریاستی ضروریات اور محکوموں سے روزمرہ رابطے کی خاطر گود لے لیا. اللہ اللہ خیر صلاح. زبان کی چابی ماں کے پلو میں بندھی ہوئی ہے اور زبان کے مالک اس ماں کے بچے ہیں. اسی لیے نسل اور زبان ہمیشہ سے بہترین ہم سفر ہیں. تو پھر لوگ مادری زبان کے ہوتے دیگر زبانیں کیوں سیکھتے ہیں؟ 2 ہی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں, ضرورت یا پھر شوق. زیادہ تر لوگ ضرورت کے تحت سیکھتے ہیں, یعنی رابطے, تعلیم اور روزگار کے لیے. گویا زبان بھی اجناس کی طرح طلب اور رسد کے اصولوں کی محتاج ہے, اور طلب و رسد کا اصول بدلتے دور اور ضروریات کے مطابق لباس بدلتا رہتا ہے. کبھی یونانی, کبھی لاطینی, کبھی عربی, کبھی فارسی و ترک, تو کبھی انگریزی, فرانسیسی و ہسپانوی و روسی, اور آج کل چینی. مگر کئی سماجی اکائیاں نسلی و جغرافیائی اعتبار سے اتنی متنوع ہیں کہ باہمی رابطے, معاشی تعلق اور نظم و نسق کے لیے بہت سے خطوں میں ایک سے زائد زبانیں سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے شمالی بر صغیر کے لوگ تو آسانی سے ہندی اردو میں باہم سمجھا سکتے ہیں, لیکن اتر پردیش کے کسی بیوروکریٹ کو تمل ناڈو کے کسی سیاستداں سے بات کرنی ہو تو وہاں ہندی کی جگہ انگریزی خود بخود رابطے کی زبان ہو جاتی ہے. جیسے جیسے کسی طاقتور گروہ کا نظریاتی, سیاسی, ثقافتی و جغرافیائی دائرہ دیگر لسانی گروہوں اور خطوں تک پھیلتا جاتا ہے, تو دوسری زبانیں بھی شعوری طور پہ غالب گروہ کے ثقافتی و لسانی اثرات قبول کرتی جاتی ہیں. مثلاً وسطی ایشیا کی ترک پہ روسی اثر, بربر فارسی و سندھی پہ عربی اثر, پشتو اور بلوچی پہ فارسی اثر, مغربی, وسطی و شمالی مشرقی بر صغیر کی زبانوں پہ سنسکرتی اثر, اور اب ہر مشرقی زبان پہ انگریزی کے اثرات. چنانچہ جب بنگالیوں کو ایک روز اچانک بزبان انگریزی بتایا گیا کہ آج سے سرکاری زبان اردو ہے, تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, کیونکہ ان کی زبان عربی و فارسی کی بجائے سنسکرت شاخ سے تعلق رکھتی تھی. اگر بنگالیوں کو بتایا جاتا کہ ان کے اور دیگر پاکستانیوں کے درمیان رابطے اور نامہ بری کی زبان انگریزی ہوگی تو شاید بات اتنی آگے نہ بڑھتی. بنگالیوں کے برعکس پنجابیوں کو اردو بطور قومی زبان اپنانے میں یوں دقت نہیں ہوئی, کیونکہ فاتحین کی لگاتار گزرگاہ ہونے کے سبب ترک, فارسی, عربی اور مقامی سنسکرتی لفظیات کے چبوترے پہ بنی صوفی خانقاہوں میں عوامی میل جول اور کثیر نسلی اختلاط سے جنم لینے والی زبان اردو یا ہندوستانی ایک عام پنجابی کے لیے اجنبی نہیں تھی. ویسے بھی پنجاب جغرافیائی لحاظ سے اردو معلیٰ کی دیوار یعنی دلی سے لگا بیٹھا تھا, اور سندھ کا سیاسی اور ثقافتی تعلق چونکہ 1000 برس سے عرب, ایران اور وسطی ایشیا کے فاتحین اور صوفیہ سے جڑا ہوا ہے, اور انگریزی دور میں انتظامی تعلق بمبئی سے رہا, لہٰذا اردو کی لشکری لفظیات سے ایک عام سندھی کے کان مسلسل آشنا رہے. جبکہ پچھلے 500 برس میں افغانوں نے شمالی و وسطی ہندوستان سے مشرق میں بنگال تک سینکڑوں بستیاں اور درجنوں چھوٹی بڑی ریاستیں اور تعلقے آباد کیے.
کابل، پشاور اور ہزارہ کا کاروباری تعلق بھی دلی اور بمبئی سے لگ بھگ 200 برس پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان نہ بھی بنتا تو بھی پنجابیوں، پشتونوں اور سندھیوں کی دیگر دیسیوں سے رابطے کی زبان اردو یا ہندوستانی ہی ہوتی، لیکن فطری انداز میں پنپنے والے بین اللسانی درخت میں جب تقسیم کے بعد لسانی احساس برتری کے سرکاری چاقو سے اردو کی قلم لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر رابطے کی فطری زبان کے مکالمے میں ضد اور جوابی ہٹ دھرمی کا زہر گھل گیا۔ رہا سہا کام اردو کو مسلم ثقافت اور حب الوطنی سے غیر ضروری طور پہ نتھی کرنے کی ذہنیت نے اتار ڈالا۔ یہ راز عام آدمی سے زیادہ کور چشم ریاستوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زبانیں خودرا ہوتی ہیں، ان کی فارمنگ نہیں ہو سکتی۔ جس کو جس زبان کی ضرورت درپیش ہوگی وہ بغیر کسی کے کہے اسے رابطے کی زبان بنا لے گا۔ جیسے چینی خود بخود انگریزی سیکھ رہے ہیں اور مغربی باشندے چینی سیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر ریاست لسانی ڈنڈا چلائے گی تو مضروب بھلے رابطے کی زبان سیکھے نہ سیکھے، رابطے کی زبان میں پنہا گالیاں سب سے پہلے سیکھے گا تاکہ تھوپنے والے تک ٹھیک ٹھیک جذباتی ابلاغ ہو سکے۔ ایک کہاوت ہے کہ پشتون کو آپ پیار سے دوزخ میں دھکیل سکتے ہیں مگر زبردستی جنت میں بھی نہیں بھیج سکتے۔ یہی کہاوت زبان پہ بھی صادق ہے، بھلے نفاذ اردو ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین، امریکہ کے پاس چند ایسے طیارے ہیں جنہیں ڈومز ڈے پلین کہتے ہیں، کیونکہ جوہری حملہ اور قدرتی آفات بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ طیارہ کس کے لیے ہے اور اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں؟ سنیے ZBC ریڈز میں سمرا فاطمہ سے۔ ڈومز ڈے یعنی دنیا کا آخری دن، ایسا اگر ہوا تو کیا ہوگا؟ اس بارے میں کئی فلمیں بن چکی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایک خاص قسم کا طیارہ ہے جس کا نام ہی ہے ڈومز ڈے پلین؟ اور اس کا ایسا نام اس لیے ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ قدرتی آفات کیا جوہری حملہ بھی اس ہوائی جہاز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ 3 منزلہ طیارہ ہے جو جوہری حملے کی صورت میں محفوظ رہ کر لگاتار 7 روز تک اڑان بھر سکتا ہے۔ تو کیا کیا خاص باتیں ہیں اس طیارے میں، اور آخر اسے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ابھی تک اس کا استعمال بھی ہوا ہے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور ایسے تمام سوالات کے جواب لے کر آئی ہوں میں آج BBC ریڈز میں۔ ڈومز ڈے پلین کہلایا جانے والا طیارہ دراصل بوئنگ E-4B ہے، جسے انتہائی ہنگامی حالات جیسے کہ جوہری حملوں اور دیگر تباہ کن آفات کے وقت ایک کمانڈ سینٹر کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 1974 میں سرد جنگ کے عروج پر اس طیارے کو لیس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر امریکہ میں حالات قابو سے باہر ہو جائیں یا زمین پر موجود امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں خلل پڑنے کی صورت میں فضائی کمانڈ سینٹر فراہم کیا جائے۔ جنگ کے وقت میں استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا یہ طیارہ ایک فضائی کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے جسے امریکہ کے صدر، سیکرٹری دفاع اور جوائنٹ چیف آف سٹاف بحرانوں اور انتہائی ہنگامی حالات کے دوران استعمال کرتے ہیں تاکہ صورتحال پر کنٹرول اور ریاست کے باقی آلات کے ساتھ رابطے کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈومز ڈے پلین نامی یہ ہوائی جہاز بغیر رکے 7 دن تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ یہ لڑاکا طیاروں کے بیڑے کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس 4 E-4B طیارے ہیں جو اپنی عسکری تیاری کو یقینی بنانے کے لیے سال بھر باقاعدہ پروازیں کرتے ہیں۔ امریکی فضائیہ فی الحال 4B کو تبدیل کرنے کے لیے 5 بوئنگ 747-8 طیاروں کی تعمیر نو اور تنظیم نو پر کام کر رہی ہے۔ یہ ہوائی جہاز تابکاری اور برقی مقناطیسی یعنی الیکٹرو میگنیٹزم پلس شیلڈنگ، کمیونیکیشن اینٹینا، کمپیوٹرز، مشن سسٹمز، ایک جدید ترین اندرونی ڈیزائن اور فضائی ایندھن بھرنے کی صلاحیتوں سے لیس ہوگا۔ ان 5 طیاروں کی قیمت تقریباً $13 ارب ہوگی۔ ڈومز ڈے پلین میں ایسی خصوصیات ہیں جو اسے جوہری آفات اور دیگر بحرانوں کے دوران پرواز کے لیے مثالی بناتی ہیں، کیونکہ یہ میزائل داغنے کی صلاحیت کے علاوہ ایٹمی حملوں، سائبر حملوں، الیکٹرو میگنیٹزم کے اثرات کو برداشت کرنے کی صلاحیت جیسی زبردست خصوصیات سے لیس ہے جو کسی دوسرے طیارے میں نہیں ہے۔ یہ طیارہ بہت زیادہ مواصلاتی صلاحیتوں سے بھی لیس ہے کیونکہ اس میں 67 اینٹینا ہیں جو کہ تھرمل اور نیوکلیئر شیلڈنگ سے لیس ہونے کے علاوہ کسی بھی جگہ سے بات چیت کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز کو 4 انجنوں کے ذریعے ہوا میں چلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈھلوان پنکھوں اور ہوا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت سے بھی لیس ہے۔ امریکہ نے اپنے بوئنگ E-4A پلین کو جو 1974 کے آخر تک سروس میں رہا E-4B میں اپ گریڈ کیا۔ امریکی
فضائیے کو 1980 میں اپنا پہلا B سیریز کا طیارہ ملا اور 1985 تک ڈومسڈے پلین کے پورے بیڑے کو B سیریز میں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ امریکی فضائیے کے مطابق ڈومسڈے طیارہ کسی قومی ہنگامی صورتحال یا زمینی کمانڈ سینٹرز کی تباہی کی صورت میں امریکی کمانڈروں کو امریکی افواج کو ہدایات دینے کے لیے ایک انتہائی مؤثر کمانڈ، کنٹرول اور مواصلاتی مرکز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طیارہ قدرتی آفات جیسے سمندری طوفان اور زلزلوں کے بعد مختلف شعبوں میں کمانڈ سینٹر سے رابطہ فراہم کرتا ہے۔ اس مرکز کو جنگ کے وقت ہنگامی احکامات جاری کرنے کے لیے عام حالات کے بحال ہونے تک سول اتھارٹی کے کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں، یعنی کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس کو اتنا اسپیشل بناتی ہیں۔ ڈومسڈے پلین بغیر رکے 7 دن تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ پرواز کا عملہ اور جہاز میں سوار افراد پرواز کے دوران دنیا میں کہیں بھی زمین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی طاقت امریکی فضائی دفاعی افواج کے بیڑے سے زیادہ ہے۔ اسے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا جو اسے جوہری حملے اور کسی بھی دوسری فضائی قوت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا انجن دن میں 24 گھنٹے، سال میں 365 دن کام کرتا ہے، یعنی یہ کبھی بھی کام کرنا بند نہیں کرتا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ضرورت پڑنے پر کسی بھی لمحے ٹیک آف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ طیارے کی قیمت 22 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ امریکہ کے علاوہ واحد ملک روس ہے جس کے پاس ایسا طیارہ ہے۔ تابکاری سے بچاؤ کے اقدامات سے لیس یہ حملے کے چند منٹوں میں پرواز بھر سکتا ہے۔ یہ 3 منزلوں اور انتہائی جدید آلات پر مشتمل ہے جو اسے زیادہ ریزسٹنٹ بناتا ہے۔ طیارے کے کمانڈر پائلٹ طیارے کے اندر موجود اسکرینز کے ذریعے امریکی صدر، نائب صدر، سیکریٹری دفاع، سیکریٹری آف اسٹیٹ اور اٹارنی جنرل کے ٹھکانے دیکھ سکتا ہے۔ یہی نہیں، سمندروں کی گہرائی میں چھپی آبدوزیں سمندر کے کسی بھی حصے میں ہوائی جہاز سے فوجی آرڈر حاصل کر سکتی ہیں۔ ڈومسڈے پلین ایئر فورس 1 سے مختلف ہے جو امریکی صدر کے باقاعدہ دوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اپنی منفرد صلاحیتوں کے حامل اس طیارے پر میڈیا کی توجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں اقتدار سنبھالنے کے بعد شروع ہوئی، جب ان کے اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان لفظوں کی جنگ میں شدت آئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان الفاظ کی جنگ جنوری 2018 میں اس وقت شدت اختیار کر گئی جب نارتھ کوریا کے رہنما نے کہا کہ وہ جوہری بٹن ہر وقت اپنی میز پر رکھتے ہیں تاکہ امریکہ جنگ شروع نہ کر سکے۔ اس بڑے طیارے کو گزشتہ سال جون میں واشنگٹن کے لیے پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سال جنوری میں بھی اسے دوبارہ دیکھا گیا تھا۔ سمرہ فاطمہ کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ روز جنوبی لبنان کے علاقے بنت جبیل میں حزب اللہ کے تقریباً 70 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بیان ٹیلی گرام پر جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اس علاقے میں حزب اللہ کے ایک بڑے مضبوط گڑھ کو ختم کرنے کے قریب ہے۔ ایک اعلیٰ لبنانی سیکیورٹی اہلکار نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ اسرائیلی حملے میں جنوبی لبنان کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا آخری پل بھی تباہ ہو گیا ہے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق قاسمیہ پل جو سور اور سیدہ کے علاقوں کو آپس میں ملاتا تھا 2 مسلسل حملوں میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ لبنان میں پلوں کو اس لیے نشانہ بناتا ہے تاکہ حزب اللہ کو ریاستی انفراسٹرکچر استعمال کرنے سے روکا جا سکے۔ جاپان نے اپنے ایشیائی ہمسایہ ممالک خصوصاً جنوب مشرق ایشیا کے ممالک کو توانائی باشمول خام تیل کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے $10 ارب فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ ایران کی جنگ کے باعث پیدا ہونے والی رکاوٹوں سے خطہ متاثر ہو رہا ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی نے بدھ کے روز دیگر ایشیائی رہنماؤں کے ساتھ آن لائن اجلاس کے بعد اس نئے تعاون کے فریم ورک کا اعلان کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو آج دوحہ پہنچے ہیں نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق یہ ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی، جس میں دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ سمیت خطے اور دنیا کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
मुलाकात के आगाज में अमीर कतर ने पाकिस्तानी वजीर आजम और उनके वफ्द का खैर मकदम किया और खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती मुकालमे को फरोग देने में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जुमेरात को तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ से मुलाकात की है। ये मुलाकात पाकिस्तान के आला सतही वफ्द के ईरान के दौरे के दौरान हुई है। याद रहे खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों के सिलसिले में पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली में किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने बताया था कि दुनिया के बहुत से ममालिक ने इस मामले पर मदद की पेशकश की थी। ताहम सदर ट्रंप समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के जरिए ही राब्ताकारी का ये सिलसिला जारी रखना है। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेगसेट ने ईरान को सख्त तनबीह करते हुए कहा है कि ईरानी हुकूमत को दानिशमंदी से फैसला करना चाहिए। पेंटागन में ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर जल्द मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर ताज़ा ब्रीफिंग देंगे। हेगसेट ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो दानिशमंदी से इंतखाब करे और अगर ईरान किसी गलत फैसले की तरफ जाता है या मुआहदे पर मुत्तफिक नहीं होता तो अमेरिका के पास दोबारा जंगी कार्रवाइयां शुरू करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है।